हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि मैं आपको लेसन्स तो किसी चीज के प्रोवाइड कर रही थी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि किस चीज के मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी, तो इसका आंसर होता है आपका क्लास 11th के और क्लास 12th के। ठीक है, किस चीज के? कॉमर्स के। कौन कौन से सब्जेक्ट के? बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के। अभी का मेरा क्या चल रहा था? अभी का मेरा चल रहा था बिजनेस स्टडीज। उसका मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा था? मेरा चैप्टर 3 चल रहा था बिजनेस सर्विसेज का। मैंने इससे पहले के लेक्चर्स अपलोड कर दिए, आप उन्हें कंसल्ट कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए। और आज की मेरी इन वीडियो में मैं आपको साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ना कि सिर्फ एक कॉमर्स का, बल्कि कॉमनली यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसका नाम है हमारा बैंक। मैं कहती हूँ अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो या कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम का भी क्यों ना हो, ये एक ऐसे टर्म नहीं है जो एक स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपके एक कॉमर्स के लिए है। ये आपकी, और मैं कहती हूँ कोई पढ़ा ही ना हो, चाहे कोई बंदा इलिटरेट हो, तो भी उसे बैंक नाम के वर्ड से अवगत करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल की लाइफ में हर एक ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। तो बीइंग और सब लोगों के लिए, यानी साइंस, आर्ट और इलिटरेट के लिए तो जरूरी है ही बैंक का मतलब समझना डिटेल में। लेकिन अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप बैंक क्या होता है और उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, इसके बारे में आप समझो ही समझो। तो आज की वीडियो में हम बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बैंक के बारे में बताऊं तो मैं कह सकती हूं कि बैंक्स आर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब होती है आपकी अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक बैंक आपकी एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी आपकी जगह होती है जो आपकी पूरी इकोनॉमिक फंक्शन को इफेक्ट कर सकती है, जो आपकी पूरी इकोनॉमी को चलाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सारी इकोनॉमी चलती है। अगर बैंक्स ही नहीं होएंगे तो ना ही कोई जॉब्स होएगी, ना ही कोई अर्न कर पाएगा और ना ही कोई अपना लिव लाइवहुड को चला पाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पोजीशन और आपकी फंड्स जो भी एक इंस्टीट्यूशन देता है उसको हम कहते हैं बैंक। अब एक सवाल उठता है, व्हाट इज अ बैंक? बैंक होता क्या है? ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं आज सबसे पहले, क्योंकि बाकी की बात में तो बाद में चलेगी। पहला तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, बैंक्स आर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। बैंक्स एक कंट्री की इकोनॉमी होती है। देखो, सपोज करो ये कोई सा भी बैंक है, एक्स बैंक मान लो, ठीक है। अब ये बैंक क्या करता है? बीइंग अ बैंक, ठीक है, ये एक अपना सेपरेट बैंक है। अब जो बैंक में, ये आप मानो, ये अभी एक बात मान लो, ये बैंक नहीं है, ये एक आपकी बिल्डिंग है। मैं आपको ये समझाती हूँ, एक बिल्डिंग एक बैंक कैसे तकदीर होती है, कैसे कन्वर्ट होती है। सपोज करो ये सीमा नाम की लड़की है जो बहुत ही रिच है, बहुत अमीर है। ये पर मंथ अपना 1 लाख रुपीस महीना कमाती है, जिसमें से 50,000 अपना खर्च देते हो, 50,000 इसका सरप्लस अमाउंट है, यानी इसके पास एक्स्ट्रा मनी है। तो ये अपने इन सरप्लस अमाउंट को सेव करना चाहती है, इन्हें बचाना चाहती है। ठीक है, अब ये अगर अपने इन पैसों को घर पे रखेगी तो यूजलेस होएगी। क्यों यूजलेस होएगी? इसको कुछ उसका बेनिफिट नहीं होगा, कोई से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
ये क्या सोचती है, मेरे पास कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी जगह आ जाए जो मेरे फंड्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मतलब कोई एक ऐसी जगह आ जाए जहां पे मैं अपने 50,000 को जोड़ दूं और वो 50,000 मेरे सेफ रहे। जब मुझे नीड हो, जब मेरी विपदा के समय, जब मुसीबत के समय मुझे इसकी जरूरत हो, तो मैं इसे निकाल के यूज कर लूं। ये देखती अरे ये तो बैंक है, मैं बैंक में, मतलब ये इस बिल्डिंग को देखती, ये बिल्डिंग इसे प्रोवाइड करती है एक फैसिलिटी कि ये अपने जो 50,000 सरप्लस मनी है उसे सबमिट कर दे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक और अच्छी डेफिनेशन बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बताती हूँ, द एक्चुअल money earned is that money which you have saved। अब आप मुझे इस प्रोवर्ब का मतलब बता सकते हैं क्या होता है? देखो, मेरे द्वारा ये एक मेरा व्यू है, आई डोंट नो कि आप सब लोग मेरे साथ एग्री होगे या नहीं होगे, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो आप एक्चुअली मनी अर्न करते हो, मतलब जो आपने एक महीने में कमाया, वो मनी नहीं होता जो आपकी इनकम है। सपोज करो एक बंदा 5 लाख रुपए एक मंथ की कमा रहा है, ठीक है, और उसकी सेविंग्स 0 है, नील, 0 है, वो 1 भी रुपया सेव नहीं करता। 5 लाख के 5 लाख को कमाता है और 5 लाख के 5 लाख को स्पेंड कर देता है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सपोज करो अभी उसकी 5 लाख सैलरी है, वो प्राइवेट सेक्टर में, फिर उसकी ना हुई, या कोई ऐसा मुसीबत का समय आ गया जब उसे मनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? 5 लाख कम बड़ी बात नहीं होती, कोई अगर एक पर्सन 5 लाख कमाए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मनी के लिए क्या करेगा? नील, उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, और आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ होता है। तो ये मेरी थिंकिंग है कि जो एक्चुअली आप मनी अर्न करते हो वो पैसा नहीं होता जो आप मनी अर्न करते हो, वो पैसा होता है जो आप सेव करते हो। मेरी लाइफ का ये फंडा है कि सेविंग इतनी जरूरी होनी चाहिए लाइफ में, जैसे आपका फूड हो, जैसे आपका खाना हो। जैसे एक इंसान खाने के बिना नहीं रह सकता, वैसे सेविंग के बिना मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई बंदा 500 रुपए एक दिन के कमाए, मेरे अकॉर्डिंग वो जो 100 रुपीज सेव करे, लेकिन उसे सेव करना चाहिए अपने सुख दुख के लिए। क्या बताइए 500 रुपए भी आज तुम्हारे पास है, कल हो या ना हो, ये बात है, ये मेरी थिंकिंग है। तो अब जब मैंने आपको सेविंग बताई, तो सेविंग कहाँ की जाती है? घर में थोड़ा ना सेविंग होती है, कोई तो आपको ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो आपकी सेविंग्स की सेफ्टी करवा सके, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, और आपको भी उससे कुछ बेनिफिट हो। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना। तो ऐसी जगह आपकी बैंक होती है। वो कैसे? आपके पास जितना सेविंग का अमाउंट है, अपना खर्चा करो, भरपूर करो। अगर किसी के पास 50,000 है, अगर उसका 35,000 खर्चा है, तो आप जो अपने आपके 15,000 रुपए सेविंग के मनी हैं, उन्हें बचाओ और बचा के सबमिट करवा दो बैंक में, ठीक है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में अपने लिया था, सीमा अपना 1 लाख कमाती है, 50,000 खर्च कर देती है, 50,000 सरप्लस है, तो वो बैंक के पास आई और बैंक के पास उसने कहा कि मैं इस पैसे को सबमिट करूंगी। बैंक ने उसे दे दिए। अब सबमिट करने के बाद उसको क्या फायदा हुआ? What is the benefit of सीमा? सीमा का क्या बेनिफिट हुआ इसमें? सीमा का ये बेनिफिट हुआ, पहली बात तो बिगेस्ट बेनिफिट, उसे सेफ्टी मिल गई एंड सिक्योरिटी मिल गई। सपोज करो वो अपने 50,000 को घर पे रखे, चोर आके उसका पैसा चुरा के भाग जाए, वो क्या करेगी? बैंक में पैसा ता उम्र, अगर एक पर्सन बंदा मर भी जाता है तो उसके बच्चे, उसके नॉमिनी, मतलब होल लाइफ के लिए आपका पैसा सेफ होता है। सेकंड क्या पॉइंट हुआ? उसे मिल गया इंटरेस्ट का पैसा। अब इंटरेस्ट डिपेंड करता है अलग अलग चीजों में, कई तरह की सेविंग्स होती है। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखो, करंट अकाउंट में पैसा रखो, या आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा के पैसा रखो, आपकी मर्जी है। बट जो फिक्स डिपॉजिट, या जिसे मैं टाइम डिपॉजिट भी आपका कह सकती हूँ,
इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने सपोज करो कह दिया कि 5 साल के लिए मेरे ये आप 50,000 रुपए सबमिट कर लो, तो इसमें आपको ईयरली 6% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 50,000 का 6% निकाल लेते हैं, आपको 3,000 रुपए महीने साल का मिलेगा। तो डिवाइड कर दो 12 से, तो एक महीने का कितना हो गया आपका 12 2 जा 24, 60, 12 5 जा 60। आपकी इन 50,000 का 250 रुपए पर मंथ और 3,000 रुपए पर एनम आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा, कम भी नहीं है। 5 साल बाद अगर आप इन्हें ही देखोगे, अपने इसी अमाउंट को देखोगे, तो 3,000 रुपए आपके 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। 5 ईयर का कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 5 तो 15,000। आप ये चीज देखो, 50,000 रुपए आपने 5 साल पहले सबमिट किए थे, आप 5 साल बाद उन्हें लेने जाओगे तो आपके कितने हो जाएंगे, वो 65,000। और ये 65,000 आपको मिल जाएंगे आफ्टर 5 इयर्स, अगर आपने इसको तोड़ा नहीं बीच में तो। ठीक है, आप देखो आपके 50,000 तो आपको मिले ही मिले, आपके पैसों को सेफ्टी तो मिली ही मिली, प्लस 15,000 आपके इंटरेस्ट के भी मिल गए। तो ये बिगेस्ट बेनिफिट होता है बैंक का और बैंक में पैसे सबमिट करवाने का। अब एक बात और भी है, ऐसे अगर आप इसमें सेविंग अकाउंट में पैसा रखते तो उसमें थोड़ा कम होता है। जैसे उसमें सेविंग अकाउंट में सेफ्टी सिक्योरिटी तो बराबर मिलती है, लेकिन ओनली 3% इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपके सपोज को 50,000 के फंड है तो इनमें 3/100, इसमें आपको 1,500 रुपए 1 ईयर का मिलेगा, तो ये कम होता है। बट मिला तो सही, चलो आपको कुछ तो मिला। आप घर पे अपना पैसा रखोगे तो आपके तो 50,000 के 50,000 ही रहेंगे, आपके एटलीस्ट 51,500 तो हुए एक साल के। तो ये होता है बैंक की फंक्शनिंग। किसके लिए? अभी तक मैंने आपको बताया था डिपॉजिटर्स के लिए। इसने कर लिया और इसने इसे सपोज करो एफडी दे दी, तो एफडी का इसने 3,000 बैंक ने इसे 1 साल बाद दे दिया। सीमा भी खुश, बैंक भी खुश। अब बैंक कैसे खुश, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अब एक पर्सन आया जिसका नाम है सपोज करो मीरा। अब मीरा बहुत ही ज्यादा पुअर है, उसको मतलब सपोज करो उसकी फैमिली में कोई बीमार है और उसे 50,000 रुपए चाहिए बीइंग अ लोन बैंक से। उसने बैंक से आके कहा कि मुझे आपसे लोन चाहिए क्योंकि मुझे 50,000 चाहिए। तो बैंक क्या कहेगा, पहले आप अपनी कोई भी चीज को मॉर्टेज करो। मॉर्टेज मतलब गिरवी रखो अपनी कोई चीज, चाहे आप 50,000 तक के वैल्यू के आप अपनी गोल्ड रख दो, या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रख दो, कोई आपके पास प्लॉट या मकान है, या आप अपना कोई कार व्हीकल रख दो, या कोई भी आप ऐसी वैल्यूएबल चीज रख दो जिसकी भी वैल्यू 50,000 हो, फिर हम आपको लोन दे देंगे। इसने सपोज करो अपने गहने, अपने 50,000 का गोल्ड रख दिया, इसके मॉर्टेज पेपर रख दो। इसने कहा जब मैं अपने ये पैसे दे दूंगी, आपको 50,000 रुपए वापस कर दूंगी, तो आप मुझे मेरे गहने वापस कर देना। इसने कहा ठीक है। अब बैंक ने इससे सीमा से 50,000 लिए और मीरा को 50,000 दे दिए। अब इसमें मीरा का क्या फायदा हुआ? मीरा का इसमें यह बेनिफिट हुआ कि उसको अपनी सिकनेस के लिए, अपनी फैमिली के सिकनेस के लिए मनी मिल गया और उसने उससे अपनी फैमिली मेट की डेथ होने से बचा लिया। उसका उस वक्त काम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब उसकी बाद में पैसे आ गए उसके पास, तो उसने 50,000 रुपए जब उसके पास आ गए तो उसने वो रिटर्न कर दिए बैंक को। अब आप अगर सोच रहे हो जो मीरा वापस बैंक को पैसे देगी वो 50,000 होगा ना, वो कितना पैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे लोन, जैसे आपने डिपॉजिट अमाउंट में सीमा को पैसे मिले थे, ऐसे विड्रॉल अमाउंट में जैसे मीरा ने लिए थे तो उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। जैसे एटलास्ट फिक्स डिपॉजिट का आपका 6% इंटरेस्ट था ना 1 साल का, तो ऐसे ही आपका जब ये लोन लेगी तो कम से कम, ये मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ करंटली क्या है, लेकिन 10% लोन का अमाउंट होगा। तो 50,000 का, तो 5,000 रुपए उसे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 साल बाद जब मीरा बैंक को अपने 50,000 रुपए लौटाएगी तो वो 50,000 के साथ 5,000 प्लस करके लौटाएगी। मतलब इसे 55,000 अपने बैंक को लौटाने पड़ेंगे अपने लोन के अमाउंट।
ठीक है। तो जब इसने अपने 1 साल बाद बैंक को रिटर्न किया तो इसने 50 की जगह 55,000 किया। इसने जब 50,000 दिए थे तो जब इसने वापस लिए तो इसने 3,000 रुपए, मतलब इसने बैंक के 53,000 बैंक ने इसे दिए, और जब मीरा ने बैंक को वापस किए तो 55,000 दिए। तो देखो क्या डिफरेंस हो गया, 53,000 बैंक ने दिए और बैंक को मिले 55,000। तो अब इसमें बेनिफिट है कि बैंक का क्या फायदा, उसने उससे लिए, उसने उसे दिए, इसमें बैंक का क्या फायदा। तो बैंक को जो 55,000 मीरा ने दिए, ठीक है, बीइंग अ लोन, जब उसे जरूरत थी उसे मिल गया, उसने 5,000 एक्स्ट्रा करके दिए, और 53,000 जब उसने सीमा को दिए बीइंग अ डिपॉजिटिव अमाउंट। तो 55 में से 53 को माइनस कर दो, आ गया 2,000 आंसर। तो ये जो 2,000 इनकम हुई, ये किसकी इनकम हुई? क्या ये इनकम आपकी मीरा की हुई या सीमा की हुई? किसी की नहीं हुई। ये जो आपकी 55 में से जो 2,000 आपकी इनकम हुई, वो इनकम आपके बैंक की हुई, ठीक है। तो ये जो पैसा है आपका, बैंक इसी फंक्शनिंग पे चलता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो उससे पैसा लेके उससे डिपॉजिट लेता है, और वो अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, डिपॉजिट इंटरेस्ट, वो उसे कम देता है, लेस पे करता है। लेकिन जो जिसे नीड होती है इंटरेस्ट की, लोन की, तो जो वो उसको इंटरेस्ट रेट उससे लेता है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, और जो डिफरेंस होता है उसके लोन अमाउंट लेने में और डिपॉजिट अमाउंट देने में, जो वो माइनस करता है, वो बचा हुआ उसका हो जाता है प्रॉफिट। बैंक की इनकम वही होती है जो उसने डिपॉजिट अमाउंट दिया, उसके साथ जो लोन अमाउंट उसने लिया, क्योंकि वो ज्यादा होता है, जो अमाउंट उसने दिया वो कम होता है, वो उसका हो जाता है प्रॉफिट, जैसा कि आपका इस केस के साथ हुआ। तो कोई भी अगर आपसे पूछे बैंक क्या होता है, तो आप बोलोगे बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट इन सरप्लस एंड दोज हु रिक्वायर इट। आप क्या लिखोगे? अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which provides funds to those who need it and collect it from those who have in surplus। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आज के लेक्चर्स देखने के बाद अच्छे से बैंक की फंक्शनिंग समझ आ गई होगी, बैंक का क्या फायदा होता है, किस लिए बैंक काम करता है और क्यों करता है, क्यों ये बैंक की इकोनॉमी कहलाई जाती है। अब बैंक किस किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए माय डियर लर्नर्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी अपनी अपकमिंग वीडियो जो होगी टाइप्स ऑफ बैंक्स से रिलेटेड वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय videos।